अनु ने अपनी बेटी को विक्रम के पास छोड़ दिया और खुद फ्रेश होने के लिए चली गई। जब तक माँ वापस नहीं आई, अन्वी अपने डैडी के साथ खेल रही थी। विक्रम अपनी बेटी को खिलौने दिखाते हुए कहने लगा, अन्वी की मम्मा क्या कर रही है? मेरी सोने जैसी बेटी को नींद नहीं आ रही क्या? इसलिए खेल रही हो? डैडी को देखते ही छोटी अन्वी और जोश में आकर हाथ पैर हिलाने लगी। आंखें बड़ी बड़ी करके पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगी। तभी मंजूला जी वहाँ आ गई और प्यार से बोली, अरे रे, मेरी सोनी जैसी गुड़िया जाग गई क्या? ला मुझे दे। फिर पोती को गोद में लेते हुए बोली, तुम्हारे पापा ने कहा कि गुड़िया को नीचे ले आओ, हम देख लेंगे नन्ही परी को। तुम लोग फ्रेश होकर नीचे आओ, फिर नाश्ता कर लेंगे। इतना कहकर वो अन्वी को लेकर नीचे चली गई। अब विक्रम ने चैन की सांस ली। अपनी बेटी के जाने के बाद उसने एक बार शरीर को हल्का सा खींचा और दरवाज़ा लॉक करके बेड पर जाकर लेट गया। यही सही मौका है, वो मन ही मन सोचते हुए अनु का इंतजार करने लगा। अन्वी के जाने के करीब 10 मिनट बाद अनु कमरे में आई। उसने मैरून कलर की साड़ी पहनी थी जिस पर सफ़ेद फूलों का डिजाइन और सफ़ेद रंग का मुलायम बॉर्डर था। उसने पल्लू वन साइडेड लिया हुआ था। वो अपने गीले बालों को एक तरफ करके तौलिए से पोंछ रही थी और उसी अंदाज में कमरे में चली आ रही थी। विक्रम की नज़रें बस उसी पर टिकी थी। उस रंग की साड़ी पहनने पर उसका रंग और भी निखर कर आ रहा था। बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछा और उसे बालकनी में सूखने के लिए फैला दिया। फिर अपने बालों को एक हाथ से ठीक करते हुए सामने की ओर लाते हुए अनु को देखकर विक्रम का दिल धक से रह गया। शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, फिर भी कितनी बार मेरा दिल चुराओगी? फिर विक्रम ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया, आईने से ही उसे देखते हुए। क्या बात है, कहते हुए अनु ने अपने बाल संवारे और एक क्लिप लगाई और फिर विक्रम की ओर मुड़ी और बोली, क्या चाहिए आपको? बहुत बहुत कुछ चाहिए मेरी जान, अभी दोगी? कहते हुए विक्रम ने आईने के सामने रखी उसकी रंगीन चूड़ियाँ उठाई और अनु के हाथों में पहनाने लगा। पति इतने प्यार से चूड़ियाँ पहना रहा था तो अनु खुशी से देखती रही। उसने अनु के हाथों को चूड़ियों से भर दिया और उसके दोनों हाथों को चूमते हुए उसकी कमर में हाथ डाला। बहुत सुंदर लग रही हो। अनु ने पूछा, अरे क्या बात है, आजकल रोज़ मेरी तारीफ कर रहे हो, क्या मामला है? अरे अगर सुंदर लग रही हो तो क्या तारीफ करना भी गलत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आप जाकर फ्रेश हो लीजिए। अनवी रो रही होगी। वो नहीं रोएगी, पर तुम थोड़ी देर के लिए मुझे यूं ही रहने दो। कहते हुए उसने अनु को और करीब खींच लिया। अभी क्या करना है बताओ? कहते हुए अनु ने विक्रम के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए। ओह, पर ध्यान देने लायक तो बहुत कुछ है। यह कहते हुए विक्रम ने अपनी नाक से अनु के गले पर सहलाया। क्या कर रहे हैं आप? बहुत कुछ है करने को, ये तो कह ही चुका हूँ, अनु बोली। पहले आप फ्रेश होकर आइए विक्रम जी। विक्रम ने जवाब दिया। मुझे कहीं नहीं जाना है अनु। क्यों? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं, आज बस पूरा दिन अपनी पत्नी के साथ बिताने का मन है, अनु ने समझाया। उसके लिए अभी बहुत दिन है, लेकिन फिलहाल आप अच्छे से फ्रेश होकर ऑफिस जाइए। ऐसी बेकार हरकतें मत करिए। चलिए पहले फ्रेश हो जाइए। अरे, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। कहते हुए विक्रम ने अनु को कसकर गले लगा लिया। जाइए ना, नहीं तो मम्मी जी को बता दूंगी आपकी सारी शरारतें। बिना नखरे किए पहले जाइए, अनु ने चेतावनी दी। तो अब तुम अपनी मम्मी जी का नाम लेकर मुझे डरा रही हो, विक्रम ने नकली गुस्से से कहा। अरे, आपको किसी से डर नहीं लगता? लेकिन पहले मुझे छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी आपसे कम नखरे करते हैं। ऑफिस जाने के लिए कितने बहाने बना रहे हैं आप, पहले चलिए। यह कहते हुए अनु ने विक्रम को वॉशरूम की तरफ धकेला, लेकिन जैसे ही अनु ने उसे धकेल दिया, विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी वॉशरूम के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा लॉक करके विक्रम हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसे देख रहा था जैसे पूछ रहा हो, अब कहाँ जाओगी? अनु बोली, विक्रम जी, मैं अभी अभी फ्रेश हुई हूँ, अगर आपने कोई पागलपंती की तो मार पड़ेगी, कह देती हूँ। विक्रम हंसते हुए बोला,
मारना है तो जी भर के मार लो, मैंने कब मना किया तुम्हें। कहते हुए उसने उसकी कमर के पास से साड़ी थोड़ा नीचे सरका दी और अपने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। अरे ये क्या, ये इतनी मुलायम क्यों है? विक्रम ने उसके नर्म बदन को महसूस करते हुए कहा, हम एक दूसरे के इतने करीब है, फिर भी तुम्हारे स्पर्श को पूरी तरह महसूस करने का मौका ही नहीं मिला। अब जब कुछ करने का मन कर रहा है तो तुम्हारी सेहत के लिए और 2 महीने रुकना पड़ेगा। विक्रम उसकी सुंदरता को निहारते हुए हल्की सी बेचैनी में बोला, इतनी हसीन चीज सामने रखकर कोई उपवास कैसे कर सकता है? मेरे शरीर में कुछ कुछ हो रहा है। कहते हुए वह धीरे धीरे उसके कमर पर अपने हाथ फिराने लगा और साथ ही उसके होठों पर एक स्मूथ किस कर दी। उसके इस स्पर्श से अनु का शरीर सिहर उठा। विक्रम जी प्लीज छोड़ दीजिए, आप पहले नहा लीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ, अनवी रो रही होगी, उसने भर्राए हुए गले से कहा। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अभी अभी तो उसे दूध पिलाकर सुलाया है, वो नहीं रोएगी, तुम बस चुपचाप यहीं रहो। कहते हुए उसने अपने हाथों से उसके पूरे शरीर को महसूस किया, फिर धीरे से उसके होठों को चूमते हुए उसे कसकर बाहों में भर लिया। विक्रम को इतने करीब पाकर अनु का भी बदन सिहर उठा। उसने भी विक्रम को कसकर गले लगा लिया और अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। काफी देर तक दोनों वैसे ही एक दूसरे में समाये रहे। फिर अचानक विक्रम बोला, ओए अब जाओ, अगर तुम यूं ही चिपकी रहोगी तो मेरा हाल बुरा हो जाएगा। यह कहते हुए उसने अनु को हल्के से दूर किया और नहाने चला गया। अनु विक्रम की परेशानी पर मुस्कुराती हुई अपनी बेटी के पास नीचे चली गई। पहले ही वह विक्रम के लिए जरूरी चीजें निकालकर बिस्तर पर रख चुकी थी। जब वह नीचे पहुंची तो अनवी अपने दादा दादी के साथ खेल रही थी। वे दोनों अपनी पोती को गोद में उठाकर हंसते खिलखिलाते खेल रहे थे। इधर अनु विक्रम के लिए नाश्ता तैयार करके उसे डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी। हेलो अनु मैडम, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, मेड्स है ना? श्रेया ये कहते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गई। अरे नहीं श्रेया, तुम्हारे भैया ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हीं के लिए, और तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ? अनु ने पूछा। श्रेया रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, मम्मी अनवी को जब से तुम्हारे कमरे से लेकर आई है वो एक बार भी मुझे अनवी को प्यार नहीं करने दे रही। देखो वो मेरे गोद में भी नहीं आ रही, वो लोग कैसे खेल रहे हैं, एक बार गोद में लेने को भी नहीं दे रहे हैं। अनु श्रेया की बातें सुनकर धीरे से हंसी और बोली, पापा जी ऑफिस चले जाएंगे, तब तुम ही गोद में ले लेना, चलो अब नाश्ता कर लो। अनु ने उसे तसल्ली दी और नाश्ता परोसा। हाँ क्या करूँ, जब तक ये लोग हैं अनवी को मुझे देंगे नहीं, मैं क्या करूँ? अनु ने नाश्ता परोसा जिसे श्रेया खाने लगी। श्रेया की बातें सुनकर महेंद्र जी और मंजुला जी बोले, क्या कर रही हो? कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज भी नहीं जाती हो, एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई से डर लगता है क्या? मंजुला जी ने पूछा। हाँ बाहर में गया कॉलेज, बाहर में गए एग्जाम्स, मैं नहीं दूंगी एग्जाम्स, श्रेया ने कहा और नाश्ता करते हुए मुंह फेर लिया। मंजुला जी ने पूछा, एग्जाम्स नहीं दोगी, पढ़ोगी नहीं तो करोगी क्या घर पर बैठकर? श्रेया ने जवाब दिया, शादी करके मैं अपनी सास को पोता दूंगी। क्या तुम्हें अभी शादी करनी है? मंजुला जी ने पूछा। बेटी की बातें सुनकर महेंद्र जी अपनी पोती को गोद में उठाकर हंसने लगे। हाँ ये सब पढ़ाई कौन करेगा, अब तक जो पढ़ा है वो कम है क्या? लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं की तो भी कुछ नहीं हुआ, ऊपर से कॉलेज मेरे पापा का है, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, ऐसा सर्टिफिकेट भी वो दे सकते हैं, सब कुछ है मेरे पापा के पास, तो मुझे एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप लोगों की मेरी शादी करने का कोई इरादा है या नहीं? श्रेया ने पूछा। मंजुला जी ने हैरानी से पूछा, मतलब क्या, कहीं तुमने पहले से ही कोई लड़का पसंद कर लिया है क्या? श्रेया ने कहा, किसी और को क्यों पसंद करूंगी, तुम्हारे दामाद को ही तो पसंद किया है मैंने बहुत पहले से, पर तुम लोग ही हमारी शादी की बात आगे नहीं बढ़ा रहे हो। बहन की बात सुनकर विक्रम भी सीढ़ियाँ उतरता हुआ आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अनु ने विक्रम को भी नाश्ता परोस दिया। मंजुला जी ने पूछा, अच्छा तो कौन है वो दामाद? वहाँ पहले से ही सबको पता था कि श्रेया जय के बारे में बात कर रही है, बेचारी मंजुला जी को ही नहीं पता था। अपने बेटे के गड़बड़ियों में पड़कर उन्होंने अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो अपनी बेटी को ध्यान से देखती तो जय और श्रेया की बात
उन्हें पता चल जाती। महेंद्र जी ने कहा, और कौन हो सकता है मंजू, हमारा जय ही तो है। अच्छा, पर ये बात आपको कब पता चली? विक्रम ने भी नाश्ता करते हुए कहा, ये बात अभी की नहीं है मम्मी, इंटर से ही जय को प्यार करती है वो, बस उसने किसी को बताया नहीं था। ऐसा है क्या? उन्होंने हैरानी से पूछा। हाँ, पर अब तो पता चल ही गया है ना, वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तो शादी करवाओगे ना? मैं उससे प्यार करती हूँ। ये कहने पर भी उसने कभी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। वो हमेशा यही कहता रहा कि मुझे प्यार व्यार कुछ नहीं पता, मैं बस विक्रम का दोस्त हूँ और दोस्त की तरह ही रहूँगा। इतने सालों तक उसने मेरे प्यार को नहीं अपनाया, और जब आखिरकार उसने इसे कबूल किया तब ये भाई साहब का ड्रामा शुरू हो गया। अब सब खुश हैं ना? तो अब हमारी शादी करवा दीजिए। मंजुला जी ने हंसते हुए कहा, उफ, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें शादी की इतनी जल्दी होगी। जल्दी क्या, और क्या करूं? डर लगता है कहीं आपका दामाद किसी और का ना हो जाए। परसों जब मैं ऑफिस गई थी तो देखा कि सारी लड़कियां उसके चारों ओर मंडरा रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो लोग बोली, छोटी सी प्रॉब्लम थी मैडम, सर के पास क्लियर करने आई थी, लेकिन सब मुफ्त में उसे ही घूरे जा रही थी। और वो जनाब बिना किसी पर ध्यान दिए आराम से सबके सवालों के जवाब दे रहे थे। श्रेया ने जय पर गुस्सा करते हुए कहा। मंजुला जी ने तंज कसते हुए कहा, तो मेरे दामाद ने इस एक राक्षसी को संभालने का मन बना लिया, लेकिन अब मुझे डर है कि वो बाकी लड़कियों से कैसे बचेगा। तुम्हारे होते हुए जय बाबू किसी और लड़की को नहीं देखेगा। लोग एक मुसीबत का सामना करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सारी मुसीबतें मोल लेने के लिए तैयार रहता है ना? माँ की बात सुनकर श्रेया गुस्से से उनकी तरफ देखने लगी। मम्मी, आप मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हो, आपको इसका एहसास भी है? उसने डोसे का टुकड़ा चबाते हुए कहा। सच बोलने पर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मंजुला जी ने बेटी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पोती को गोद में उठाया और महेंद्र जी को नाश्ता परोसने लगी। ठीक है, आप जो भी सोचो, लेकिन साफ साफ बताओ, हमारी शादी करोगी या फिर हमें खुद जाकर शादी करनी पड़ेगी? बस यही बता दो। श्रेया ने सीधा सवाल दाग दिया। अरे, अब जब घर के सभी लोग मान चुके हैं, फिर भी भागकर शादी करने का क्या मतलब? कहकर मंजुला जी ने श्रेया के सिर पर हल्की थपकी दी। तो फिर जल्दी कर दीजिए, नहीं तो सच में भागकर ही शादी करनी पड़ेगी। कहते हुए श्रेया ने नाश्ता खत्म किया और हाथ धोने चली गई। मंजुला जी ने कहा, भला जय को कोई और नहीं मिली थी क्या विक्रम, जो जय इस राक्षसी से शादी कर रहा है? सोने जैसे लड़के को ऐसी राक्षसी दे रहे हैं, यह सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। चिल्लाते हुए श्रेया ने रोते हुए चेहरे के साथ कहा। डैडी, देखा ना मम्मी कैसे बोल रही है? महेंद्र जी बोले, मंजू, मेरी बेटी का मिलना ही तुम्हारे दामाद का सौभाग्य है, और ऊपर से तुम मेरी बेटी को ऐसा क्यों कह रही हो? मंजुला जी तंज कसते हुए बोली, अरे भाई, कौवे का बच्चा कौवे को ही प्यारा लगता है। तभी महेश्वरी जी घर में दाखिल हुई और बोली, कौन है जो मेरी बहू के बारे में कुछ कह रहा है? क्या हुआ सोना, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने श्रेया को पकड़कर पूछा। मंजुला जी बोली, आपकी बहू के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं भाभी, लेकिन हमारे दामाद की जिंदगी कहीं बर्बाद न हो जाए, यही चिंता हो रही है। महेश्वरी जी को समझ नहीं आया कि मंजुला जी क्या कहना चाह रही है। तभी मंजुला जी ने पूछा, भाभी, क्या आपको पता है कि जय और श्रेया एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ, जय ने बताया था, महेश्वरी जी बोली। मंजुला जी ने कहा, यही तो हम सोच रहे हैं कि जय बाबू ऐसी राक्षसी के साथ कैसे निभाएगा। मेरी बहू कोई राक्षसी नहीं है भाभी, बल्कि मेरी इस सोने जैसी बहू को पाकर मेरा बेटा ही भाग्यशाली है। महेश्वरी जी ने अपनी बहू को देखकर खुशी से कहा, अभी तो ऐसे ही लग रहा है भाभी, लेकिन बाद में इसकी असली राक्षसी वाली हरकतें दिखेगी। बेचारे लड़के के गले पर जैसे छुरी रखकर जबरदस्ती आई लव यू बुलवाया गया हो, तभी जाकर उसने शादी के लिए हाँ कही होगी, वरना इस राक्षसी से शादी कौन करता? मंजुला जी ने व्यंग से कहा। मम्मी, क्या मैं सच में आप ही की बेटी हूँ, या फिर आप मुझे कहीं से उठाकर ले आई थी? क्या कोई अपनी बेटी से इतने कठोर शब्द कहता है? डैडी, मुझे मम्मी पसंद नहीं है, तुरंत मम्मी को डाइवोर्स दे दीजिए और दूसरी शादी करके नई मम्मी ले आइए। लाएंगे या नहीं? देखा आपने ये मुझसे कैसी बातें कर रही है? यह कहते हुए मंजुला जी महेंद्र जी के पास जाकर
शिकायत करने लगी। महेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जाने मन। ये मम्मी तो बहुत पुरानी हो गई है, अब नई मम्मी ले आए क्या? श्रेया बोली, हाँ हाँ ले आइए, और जो भी आएगी उसे पेट्रोल डालकर जला दूंगी। मंजुला जी ने गुस्से से अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोंचते हुए कहा। महेंद्र जी घबरा गए। अरे मंजू, इतनी हिंसा की क्या जरूरत है? श्रेया बस मजाक कर रही थी तो मैंने भी हंसी में कह दिया। उनकी बातें सुनकर अनु मुस्कुराई और सबको नाश्ता परोसते हुए अपनी बेटी को गोद में लेकर खेलने लगी। मंजुला जी ने पूछा, क्या आप अकेली आई है भाभी? जय और बड़े भैया नहीं आए? नहीं भाभी, वो ऑफिस के काम से चले गए। जय को भी अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए मैं अकेली ही अनवी को देखने चली आई। नाश्ता पूरा करने के बाद महेश्वरी जी ने अनवी को गोद में उठाया और अनु को बैठाकर कहा, तुम आराम से खाना खा लो, तुम्हारी बेटी को हम देख लेंगे। इसके बाद सब अनवी के साथ खेलने लगे। विक्रम ने भी अपना नाश्ता पूरा किया और अनु से कहा, आज देर हो सकती है, ध्यान रखना, मैं कॉल करूँगा। मीटिंग है इसलिए तुम्हारे भैया भी जल्दी चले गए, तुम टाइम से खाना खा लेना। अनवी का ध्यान रखना, बाय। फिर विक्रम ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, उसके माथे पर प्यार से चूमा और कहा, बाय बेटी। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया। महेंद्र जी भी ऑफिस चले गए। इसके बाद अनु ने अपनी बेटी को थोड़ा दूध पिलाया और सुलाकर हॉल में झूले में लिटा दिया। जब सब लोग हॉल में बैठ गए तो वैसे भी इनके प्यार की बात सबको पता चली गई है ना भाभी? फिर महेश्वरी जी ने पूछा कि इनकी शादी कब करनी है। मंजुला जी ने कहा, अभी तो बच्ची 2 महीने की है ना भाभी, ऊपर से अनु भी अभी ठीक से ठीक नहीं हुई है, 1 महीना और हो जाने दो, 3 महीने हो जाएंगे तो अनु भी अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी और बच्ची भी सबके बीच में अच्छी तरह से रह पाएगी। अभी जल्दीबाजी में करेंगे तो ये लोग भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना? हाँ वो भी ठीक है भाभी। और फिर सब लोग शादी के बारे में बातें करने लगे। अरे बाप रे, मुझे शर्म आ रही है। श्रेया ने अनु के कंधे पर अपना चेहरा छुपा लिया। अनु ने हंसते हुए कहा, सारी बेशर्मी के काम करके अब क्यों शर्मा रही हो श्रेया? श्रेया ने हैरानी से कहा, ओए मैंने क्या बेशर्मी का काम किया है? ये क्या है? अनु ने अपने फ़ोन में गार्डन की एक फ़ोटो दिखाई जिसमें श्रेया जय को किस कर रही थी। ओए ये कब खींची थी? श्रेया ने फ़ोन पकड़ते हुए कहा, तुम खुले में मेरे भाई को किस कर रही थी? कोई देख नहीं रहा था क्या? लेकिन उस समय मैं अपने रूम की बालकनी में थी, बच्ची को गोद में लिए हुए, और मुझे एक सीन मिल गया तुम्हें छेड़ने का, तो मैंने फ़ोटो खींच ली। ओए पागल, अगर तू फ़ोटो खींचेगी तो मैं क्यों रोऊंगी? क्या मैंने किसी और को किया है? अपने होने वाले पति को ही तो किया है। और फ़ोटो बहुत अच्छी आई है। और वो फ़ोटो अपने फ़ोन में भेजकर खुश हो गई। तो अनु बोली, छी छी बेशर्म, क्या तुम्हें किसी के देखने का डर नहीं है? ओए पागल लड़की, तेरी बुद्धि कब बढ़ेगी? होने वाले पति को किस करने पर कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी समझदार बनो, शादी हुई, बच्चा भी हो गया, फिर भी तेरी बुद्धि वहीं की वहीं है। पता नहीं मेरे भैया तुम्हारे साथ कैसे निभाएंगे। श्रेया ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा। तो अनु ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे तुम्हारे भाई को कुछ पता ही नहीं है, बेचारा मासूम बच्चा है, इसलिए तो शादी से पहले ही उसने मुझे माँ बना दिया है ना। और तुम अब मेरे भाई के पीछे पड़ी हो, लग रहा है तुम भी वही सीन रिपीट करने वाली हो। अनु ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारे भाई में इतना दम कहाँ, मेरा भाई तो असली रोमांटिक है, इसलिए तुम्हारे साथ वैसा हुआ। तुम्हारा भाई तो बुद्धू है। श्रेया ने मजाक उड़ाया। अनु ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा ऐसा है? और फिर अनु ने हंसी रोकते हुए कहा, तो यही बात एक बार पीछे मुड़कर भी बोलो श्रेया। बोल दूंगी, मुझे क्या डर। श्रेया ये कहते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा कि जय गुस्से में वही खड़ा था। बस इतना देखते ही श्रेया घबराकर अनु की तरफ मुड़ी और फुसफुसाकर पूछा, क्या इसने सब सुन लिया? हाँ सब कुछ, अनु ने बेफिक्री से जवाब दिया। श्रेया गुस्से से बोली, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। तू मेरी दोस्त थी, ऊपर से अब मेरी भाभी भी हो, फिर भी तुमने मुझे फंसा दिया। तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे भाई के आने के बाद तेरा असली चेहरा उसे दिखाऊंगी। श्रेया गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोल ही रही थी कि तभी जय ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर जबरदस्ती उसे कमरे में खींच कर ले गया। श्रेया ने जाते जाते चिल्लाया, सुन अनु, मैं लौट कर आती हूँ, फिर देख लेना। मंजुला जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? अनु ने जल्दी से जवाब दिया,
कुछ नहीं, जय बस श्रेया से कुछ बात करना चाहता था, बस इसलिए। मंजुला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, इन लोगों की नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। छोरो भी फिर अपनी पोती की देखभाल में लग गई। तभी विक्रम का फोन आता है। अनु फोन उठाती है और कहती है, बोलिए विक्रम जी। विक्रम पूछता है, जय आया क्या? जी हाँ, अभी अभी आया है। ठीक है, हमारे कमरे में एक फाइल होगी, वो जय को देकर भेज दो। ठीक है, 1 मिनट लाइन पर रहिए, मैं हमारे कमरे में जा रही हूँ। अनु विक्रम से बात करते हुए कमरे में जाती है और विक्रम द्वारा बताई गई फाइल ढूंढती है और कहती है, मिल गई विक्रम जी? ठीक है, भेज दो। अनु पूछती है, क्या कर रहे हो विक्रम जी? क्या करूँगा, काम ही तो कर रहा हूँ। दोपहर में मीटिंग है, उससे संबंधित फाइल घर पर भूल गया था, इसलिए जय को भेज दिया। ओह अच्छा, विक्रम पूछता है, बेबी क्या कर रही है? अभी दूध पीकर सोई है। और तुम क्या कर रही हो? मैं अपने पति के बारे में सोच रही हूँ। अनु हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, अच्छा क्या सोच रही हो? विक्रम ने अपना काम रोकते हुए अपनी कुर्सी पीछे झुका ली। अनु ने कहा, मैं सोच रही थी कि मेरे पति कब घर आएंगे और वह क्या कर रहे होंगे। ऑफिस में मेरे बारे में सोच रहे होंगे या नहीं, आपको याद आ रही हूँ या नहीं? विक्रम ने कहा, अरे अभी तो आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, मैं तुम्हें अभी से कैसे भूल सकता हूँ? अनु ने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि आप भूल जाएंगे, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं आपके विचारों में हूँ या नहीं। विक्रम ने कहा, इसे ऐसे कहने से अच्छा है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊँ। मैं रात को घर आने के बाद तुम्हें दिखाऊंगा, जो भी है। अनु ने कहा, अभी टाइम है, आपको ये सब दिखाने की कोई जल्दी नहीं है। तुम मना कर रही हो, फिर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जब समय आएगा तो ठीक है, वो फाइल उसे दे देना। ठीक है विक्रम जी, बाय। अनु ने कहा और फ़ोन काट दिया। फिर फाइल लेकर नीचे चली गई। जब वो आई तो देखा कि श्रेया और जय अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए थे, तो वो अपनी सास और मौसी के पास बैठकर बातें करने लगी। जय श्रेया को गुस्से से कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे दीवार से सटाकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने क्या कहा था? श्रेया ने कहा, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कैजुअली बात कर रही थी। बेकार के बहाने मत दो। जब तुमने शुरू किया तभी मैं वहाँ आ चुका था। तुमने जो भी कहा एक भी शब्द छोड़े बिना सुना है मैंने। इसलिए अब अगर मैं तुम्हारे सामने रोमांटिक लड़का साबित नहीं हुआ तो मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए जय ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। यह देखकर श्रेया डर गई और हकलाते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि मुझे किस करो, वो करो, यह करो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए जय ने श्रेया को अपनी ओर खींचा और उसे कसकर गले लगा लिया। फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर गिर पड़ा। जय के वजन से श्रेया की कमर में दर्द हुआ और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे यह क्या कर रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं। यह ठीक नहीं है। बाहर तुम्हारी और मेरी माँ है। मेरी चीखें बाहर सुनाई दी तो दोनों झाड़ू लेकर हम दोनों को पीटेंगी। क्या ज़रूरत है? प्लीज़ जय प्लीज़। मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। प्लीज़, मैंने भाभी से ऐसे ही बात की थी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। श्रेया विनती कर रही थी। जय उसकी बात सुने बिना उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। बस इस झटके से श्रेया चुप हो गई और गुस्सा करने लगी। फिर भी जय उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और एक तरफ डीप किस करते हुए और दूसरी तरफ उसकी कमर को सहला रहा था। तो श्रेया को कुछ कुछ हो रहा था। वह धड़कते दिल से बोली, प्लीज़ अब कभी नहीं कहूँगी। जय बोला, नहीं, अभी मुझे साबित करना है कि मैं क्या हूँ, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। यह कहकर उसने धीरे से श्रेया का पहना हुआ ड्रेस उतारना चाहा तो श्रेया डर गई और बोली, जय तुम्हें 4 पैसे की भी शर्म नहीं है? मैंने तो बस मजाक किया था, तुम ये क्या कर रहे हो? बुद्धू कहकर तुमने मजाक किया था तो अब मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। फिर से श्रेया को बेड पर गिरा दिया तो वह बोली, प्लीज़ तुम्हें दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरी माँ को पता चलेगा तो मार डालेगी, छोड़ दो। हाँ, इसलिए कोई भी बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए, यूँ ही कुछ भी नहीं बोलनी चाहिए। शादी से पहले ही फर्स्ट नाइट मना लोगे, क्या सोचा था? यह कहकर जय
उसके ऊपर बैठ गया और फिर से एक डीप किस किया। उस किस में श्रेया भी उसका साथ दे रही थी। फिर वह कटी हुई होठों को पोंछते हुए बोली, ढोंगी, अब तुम मुझे कितना टॉर्चर कर रहे हो। शादी के बाद बताऊंगी तुम्हें। अरे बस, अब तो कभी भी कहीं भी तुमसे चीखें निकलवाना ही मेरा काम है। कहते हुए जय ने उतारी हुई शर्ट फिर से पहन ली और आईने के सामने जाकर पूछा, अब ठीक ना? तू तो ठीक है, पर मेरे होठ देख कैसे हो गए हैं? अब अगर किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? धोखेबाज, उसको कोसते हुए वह भी आईने के सामने गई, अपने होठों पर लिप बाम लगाया और फिर दोनों धीरे धीरे बाहर आ गए। जय अनु के पास गया, फाइल उठाई और कहा बाय, और ऑफिस के लिए निकल गया क्योंकि उसकी अर्जेंट मीटिंग थी। अनु श्रेया के कटे हुए होठों को देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या मैडम जी अभी भी मेरे भाई को बुद्धू कहती हो? तो श्रेया बोली, धोखेबाज, ये सब तेरी वजह से हुआ है। कम से कम बता तो सकती थी कि वो आ गया है। मैं यहाँ अपनी जुबान चला रही थी और तूने कुछ बताया ही नहीं। तो अब तुम्हें पता चल गया है ना कि मेरा भाई बुद्धू नहीं है। बस इतना काफ़ी है। अनु धीरे से मुस्कुराते हुए बोली। तो श्रेया गुस्से से देखती हुई बोली, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। मैं ये बात अपने भाई को बताऊंगी, रुको। अनु ने कहा, कर लो शिकायत, मुझे तुम्हारे भैया से जरा भी डर नहीं लगता। श्रेया ने कहा, डर क्यों लगेगा? मेरे भैया तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तुम तो उनके पीछे ही पड़ी रहती हो। अनु ने जवाब दिया, तुम्हारी शादी के बाद तुम भी अपने पति के पीछे पड़ जाना। मैंने तुम्हें मना थोड़े ही किया है। मैं तुम्हें अच्छी साड़ी भी दिलवा दूंगी। बताओ कैसी साड़ी चाहिए, गद्वाल, कांजीपुरम या जो तुम्हें पसंद हो। अनु के शब्दों पर श्रेया ने नाक फुलाते हुए कहा, तुमने मुझसे ही बातें सीखी है शैतान। कितनी मासूम बनती थी, अब मुझे ही ताने मार रही हो। ऐसा ही तो होना चाहिए ना। आपके भैया ने और आपने मिलकर मेरे साथ एक खेल खेला था। अब मेरी बारी है, अब मैं खेल खेलूंगी। आपको देखना है बस। इतनी जल्दी सब भूल गए क्या? मेरा नाम अनु नहीं होगा। अगर मैंने हिसाब बराबर नहीं किया तो? अपने बालों को पीछे करते हुए अनु ने कहा, देखो इसे मुझ पर ही ताने मारने लायक बड़ी हो गई है। ऐसा सोचकर श्रेया ने कहा, जाओ उठो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुमसे बात करूंगी तो कितने ताने मारोगी? मैं अपनी भतीजी के साथ खेलूंगी, मुझे तुमसे क्या काम? ऐसा कहकर श्रेया ने जगी हुई अनविका को गोद में उठाकर बोली, क्या कर रही है मेरी सोना? और अनविका के साथ खेलने में लग गई। महेश्वरी जी वहीं थी, इसलिए विक्रम और जय के लिए यहीं से लंच भिजवा दिया गया। लंच का समय हो गया था तो श्रेया ने कहा, मैं अपनी सोना को गोद में लेकर ही खा लूँगी, आप लोग खा लीजिए। महेश्वरी जी, मंजूला जी और अनु ने एक साथ लंच किया। फिर अनविका को अनु को सौंपकर श्रेया ने लंच किया तो अनु अपने कमरे में न जाकर अनविका को हॉल में ही दूध पिलाने लगी। शाम को सभी लोग वहां पहुंच गए। कल्याण जी, महेंद्र जी, जय और विक्रम। उन सभी के लिए मेड जूस ले आई और सबने पी लिया। फिर कल्याण जी और महेंद्र जी फ्रेश होने चले गए। जय और विक्रम भी। विक्रम फ्रेश होकर आते ही बेटी को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। तभी वैष्णवी घर में दाखिल होती है, हेलो दीदी कहकर। वैष्णवी को देखते ही अनु खुशी से, वैसु कैसी हो कहकर अपनी बहन को गले लगा लेती है। मैं अच्छी हूँ दीदी, तुम कैसी हो? बेबी कहाँ है? बेबी के जन्म के बाद से ही मैं आना चाहती थी, पर अब आ सकी। असल में हम लोग यहाँ नहीं थे कहकर वह विक्रम के पास गई और बच्ची को गोद में उठाकर बोली, अरे रे बेटा कैसी हो, मैं तुम्हारी मासी हूँ कहकर वैष्णवी बच्ची को ढेर सारा प्यार करने लगी। महेश्वरी जी यह सब देख रही थी। वैष्णवी भले ही अनु की सगी बहन न हो, फिर भी हालांकि अपनी सगी बहन न होने के बावजूद अनु वैष्णवी को देखकर थोड़ा खुश हो जाती है। वैष्णवी शुरू से ही अनु के प्रति रूखी थी और ज़्यादा करीब भी नहीं थी, लेकिन बाद में उसने अनु का साथ दिया, इसलिए अब अनु को वैष्णवी से और भी ज़्यादा लगाव हो गया था। वह मौजूद सभी से एक बार मिलकर वैष्णवी ने बच्ची को गोद में उठा लिया और सोफे पर बैठ गई। तेरी मासी तेरी नामकरण फंक्शन में नहीं आ पाई, माफ़ कर दे कहते हुए उसने प्यार से बच्ची को देखा। फिर अपने साथ लाई हुई सोने की चूड़ियाँ निकालकर बच्ची के हाथों में पहनाते हुए बोली, अरे ये कितनी अच्छी लग रही है तुम पे, और हंसते हुए बच्ची के साथ खेलने लगी। अनु ने पूछा, इन सब की क्या जरूरत थी वैसु? हेलो अनु जी, अब यह बच्ची मेरी भी बेटी है, अपनी बेटी के लिए इतना तो ला ही सकती हूँ, है ना? वैसे भी अब मुझे जॉब मिल गई है,
मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो अपनी प्यारी बेटी के लिए ये सब लाना मेरा हक बनता है। वैष्णवी ने खुशी से कहा। अच्छा, बधाई हो वैष्णवी, अनु ने कहा। और एक खबर दीदी, मेरी शादी तय हो गई है। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वही मेरे मंगेतर भी काम करते हैं। आज वही मुझे यहाँ लेकर आए थे, मुझे छोड़कर किसी काम से चले गए, वैष्णवी ने बताया। बधाई हो वैष्णवी, विक्रम ने वैष्णवी की बात सुनकर कहा। धन्यवाद जीजू, वैष्णवी ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी सबने भी वैष्णवी को बधाई दी, जिसके लिए उसने सबका धन्यवाद किया। फिर वैष्णवी अन्वी के साथ खेल में डूब गई। अनु जाकर अपनी बहन के पास बैठी और पूछा, पापा और मम्मी लोग कैसे हैं वैसु? वैष्णवी ने जवाब दिया, ठीक है दीदी, लेकिन माँ और पापा यहाँ नहीं रह रहे। क्यों वैसु, तुम्हारे मामले में माँ ने कितनी बड़ी गलती की यह तो पता है ना? इसलिए पापा उस दिन यहाँ से घर लौटने के बाद माँ से बहुत नाराज हो गए। तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी, है ना? यह क्या कर दिया तुमने? वैसे भी शादी के बाद से माँ हमेशा ऐसे ही रही है। अगर वो यहाँ और रहती तो वैसे ही रहती। यही सोचकर पापा उसे अपने गांव ले गए। अब पापा ने यहाँ की नौकरी भी छोड़ दी और वहाँ खेतों में काम कर रहे हैं। माँ यहाँ रहती तो कोई काम नहीं कर रही थी, इसलिए माँ से वहाँ सारे काम करवाते हुए उसे सबक सिखा रहे हैं पापा। अब तो माँ बदल जाएगी, यही उम्मीद है पापा की, इसलिए यहाँ रहने से कुछ और भी कर देगी। इस डर से उसे वहाँ ले जाकर वहीं रख दिया है। माँ पापा अब वहाँ हैं और मैं अकेली अपने घर में रह रही हूँ। अब जिससे मेरी शादी होने वाली है वो हमारी कॉलेज में सीनियर था। वो हमारे गांव आकर माँ पापा से मिला और हमारी शादी फिक्स हो गई। अगले महीने ही मेरी शादी है दीदी। ऐसा कहकर वैष्णवी चुप हो गई। अब तो रत्ना को उसका सबक मिल ही गया, ऐसा सबने कहा। 1 घंटे बाद जब वैष्णवी को उसके होने वाले पति का कॉल आया तो वह उठ खड़ी हुई। अब मैं चलती हूँ दीदी, वह आ गए हैं। यह कहकर अन्वी के गाल पर एक प्यार भरा किस दिया और बेबी को अनु के हाथों में सौंप दिया। विक्रम ने कहा, उसे भी बुलाओ ना वैष्णवी, यहाँ तक आकर अंदर न आना कैसे ठीक रहेगा? अनु ने भी तुरंत कहा, हाँ वैष्णवी, बुलाओ उसे। वैष्णवी गई और अपने होने वाले पति को अंदर लेकर आई। उसने परिचय कराते हुए कहा, यही किशोर है, मेरे होने वाले पति। किशोर ने भी सभी को खुशी खुशी नमस्कार किया और कहा, हाय ब्रदर, हाय दीदी। फिर अनु की गोद में रखी छोटी बच्ची को प्यार से उठा लिया और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। विक्रम वहीं खड़ा किशोर को देखता रहा और चुपचाप उसके बारे में जानकारी भी ले ली। जब उसे पता चला कि किशोर बहुत अच्छा इंसान है तो उसे वैष्णवी के भविष्य की कोई चिंता नहीं रही। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हमारी शादी में ज़रूर आना। दीदी आप भी बेबी को लेकर ज़रूर आइए और आप सभी भी हमारी शादी में आकर हमें आशीर्वाद दीजिए। वैष्णवी ने भी सबको आमंत्रित किया और फिर कहा, अब देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। इसके बाद वे सभी वहाँ से चले गए। अरे देखो, वैष्णवी मुझसे छोटी है फिर भी उसकी शादी हो रही है, लेकिन आप लोग मेरी शादी करवाने का नाम ही नहीं ले रहे। श्रेया फिर से अपनी रट लगाने लगी। मंजुला जी ने झुंझलाते हुए कहा, अरे छोटी है तो क्या हुआ, उसने तुझसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, जॉब भी हासिल कर ली, और तेरा तो बस बहाना कॉलेज नहीं जाना। यही चलता रहता है, कभी ठीक से कॉलेज गई भी है क्या? ऊपर से ना कोई एग्जाम्स ना कोई टेंशन, बस शादी चाहिए। श्रेया ने जय के पास जाकर कहा, देखो जय, हमारे घर वालों को तो हमारी शादी करवाने का कोई इरादा ही नहीं लग रहा, क्यों ना हम खुद ही कहीं भाग चले। यह देखकर मंजुला जी ने महर्षि जी से कहा, देखो भाभी, यह लड़की तब से शादी शादी करके मर ही रही है। अगर सच में इनकी शादी नहीं करवाई तो यह जय को लेकर भाग ही जाएगी, इसलिए हमें जल्दी से इसकी शादी करवानी पड़ेगी। महर्षि जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर इनकी शादी करवा दे तो हम भी निश्चिंत होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकते हैं। चलो करवा देते हैं भाभी। मंजुला जी ने श्रेया की ओर देखा और कहा, ए लड़की, जल्दीबाजी में जय को घबराहट में डालकर भागने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकालकर अच्छे से शादी करवा देंगे, लेकिन तुम हम सबको टेंशन में मत डालो। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी हमारी है। तुमने ऐसा कहा, अब मैं खुश हूँ मम्मी, नहीं तो डर लग रहा था कि और कितने साल हमारी शादी रोकेंगे। यह सुनकर जय हंस पड़ा। मंजुला जी बोली, देख लिया ना जय, अभी ही सब कुछ इतना तेज हो रहा है।
शादी के बाद तुम्हारा भविष्य कैसा होगा यह तो अब तुम्हारी कल्पना पर छोड़ रही हूँ। आखिर तुम इस राक्षसी से शादी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जय मासूमियत से बोला। क्या करे आंटी, एक बार फिक्स हो जाने के बाद कोई चारा नहीं बचता। छी मम्मी, सच में मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं? शक हो रहा है कहीं हॉस्पिटल से तो नहीं उठा कर लाए थे मुझे, इसलिए तुम मेरी साइड से बात नहीं कर रहे हो, है ना? फिर श्रेया ने जय का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। चलो कुछ खा पी लेते हैं। अब सब लोग श्रेया और जय की शादी की बातें करने लगे। तय हुआ कि अनु के डिलीवरी के 3 महीने पूरे होने के बाद उनकी शादी की तारीख निकाल ली जाएगी। देखते ही देखते 3 महीने कैसे बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। अनु की बेटी अब माँ बाप से ज़्यादा अपने नाना जी, नानी, दादाजी और दादी, मामा और मामी से घुल मिल गई थी। ऊपर से मासी मासा भी थे तो उसे माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं लगती थी। दिन भर उनके साथ खेलती और बस दूध पीने के लिए ही माँ के पास जाती। दूध पीते ही फिर वापस अपने दादा दादी के पास चली जाती। एक दिन विक्रम ने ऑफिस से कॉल किया, आज देर से आऊँगा ठीक है कहकर अनु ने डिनर किया, फिर बेटी को लोरी सुनाई, उसको पेट भरकर दूध पिलाया और सुला दिया। तभी मंजुला जी अनु के पास आकर बोली, अनु आज रात बेबी को मेरे पास सुला दो। पर क्यों माँ? अनु ने हैरानी से पूछा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, तुम दोनों की शादी को इतने महीने हो गए, लेकिन अब तक तुम दोनों एक दूसरे से दूर दूर ही हो। बेबी को भी 3 महीने हो गए इस दुनिया में आए हुए, अब और कितने साल ऐसे ही दूर रहोगे? पति पत्नी के बीच इतने दिनों की दूरी ठीक नहीं होती अनु। फिर प्यार से मुस्कुराकर बोली, इसलिए आज बेबी को मैं अपने पास सुला लूँगी। तुम दोनों खुश रहो बस। अगर बेबी रोएगी तो मैं उसे बोतल से दूध पिला दूँगी, ठीक है? उसकी चिंता मत करना, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल तुम रखोगी, समझी? इतना कहकर मंजुला जी हंसते हुए अनु को गले से लगा लिया और बच्चे को लेकर नीचे चली गई। वास्तव में उनकी शादी तो हो गई थी, लेकिन उनके बीच अब तक कोई खुशहाल पल नहीं था। विक्रम रोज ऑफिस से थक कर घर आता था। आज अनु ने ठान लिया कि किसी भी हाल में वह विक्रम को खुश रखेगी, इसलिए वह नहाकर गुलाबी रंग की हल्की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। पल्लू को 1 स्टेप स्टाइल में सेट किया, बालों को खुला छोड़ा, अपने शरीर पर हल्की मदहोश कर देने वाली खुशबू वाला परफ्यूम लगाया, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ पहनी और मांग में सिंदूर भरकर बाल में मोगरे के फूल लगाए। फिर विक्रम का इंतजार करने लगी।